आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सत्ता का सेमीफाइनल और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने एग्जिट पोल। अभी तक हमने आपके सामने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल प्रस्तुत किए। अब बारी राजस्थान की। यहां राजस्थान जिसमें मतदान आज शाम 5 बजे खत्म हुआ है, उसके एग्जिट पोल की आंकड़े हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट शेयर क्या जा रहा है? 39% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 44% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 13% वोट शेयर और नोटा 4% राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। अगर इसी वोट शेयर को सीटों में तब्दील किया जाए तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जिसके आसार प्रबल दिखाई दे रहे हैं। 99 से 103 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 89 से लेकर 93 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है राजस्थान में। जो ट्रेंड लगातार बना हुआ है हर 5 साल पर नई सरकार, ऐसा लगता है कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है 2013 में एक करारी शिकस्त के बाद। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी महाराज जी भी हमारे साथ हैं। साक्षी महाराज जी, राजस्थान में ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे की वजह से जो नाराजगी थी वो नाराजगी कहीं ज्यादा फलित होती दिख रही है और हमारे एग्जिट पोल के आधार पर ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार अपनी सरकार राजस्थान में बना पाएगी। अजय जी, मैं आपके एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, परंतु मेरे दो रूप हैं। एक रूप से तो मैं राजनेता हूं, दूसरे रूप से मैं धर्माचार्य हूं और राजस्थान में, सारे राजस्थान में जगह जगह मेरे आश्रम हैं, बहुत आना जाना रहता है। इस चुनाव के दरमियान भी सारी स्थिति का मैंने आकलन किया है, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वसुंधरा से बेशक नाराजी हो, लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के कोई पत्रकार कह रहे थे कि सेमीफाइनल है लोकसभा का, तो जनता है, सब जानती है वसुंधरा जी से नाराजी हो सकती है, मोदी जी से नाराजी नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनने वाली है। साक्षी महाराज जी, लेकिन एक बात गले से उतरती नहीं है। अगर वसुंधरा राजे से नाराजगी है तो जाहिर सी बात है राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार से भी नाराजगी होगी। चुनाव विधानसभा के हैं, ये चुनाव लोकसभा के तो है नहीं। जनता इस बात को जानती है। लोकसभा के चुनाव जब अप्रैल 2019 में होंगे, उस वक्त मोदी जी के लिए चुनाव दिया, मतदान दिया जाएगा। और साक्षी महाराज जी, कहा यह भी जा रहा है कि इसीलिए इसी बात को भांपते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ये नारा खुद बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ही गढ़ दिया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और आप भी वही बात कह रहे हैं कुछ दूसरे शब्दों में। नहीं, जो भी नारा हो, कुछ लोगों के विरोधियों के द्वारा भी कल्पित नारे रहे होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है, मैंने जो राजस्थान में बात की है, मैं जो राजस्थान में आया गया हूं और उसके कारण मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं जितनी नाराजगी की बात की जा रही है उसका उतना प्रभाव नहीं है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जादू सिर चढ़ करके राजस्थान में भी बोल रहा है और निश्चित रूप से ये पहले लगता था, जो आप आकलन कर रहे हैं शुरू में के शायद ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते 2 दिन पहले सारा माहौल बदल गया। और कैसे बदला साक्षी महाराज जी? ऐसा कौन सा मंत्र फूका कि 2 दिन पहले सब कुछ बदल गया और नाराजगी भी कम हो गई? तारीख को देखेंगे। साक्षी महाराज जी, दरअसल जो एक बात कही जा रही है, जो कि खास करके विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बार-बार इस्तेमाल कर रहा, जनता का मन बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल, जनता का मन बदलते देर नहीं लगती। जो कांग्रेस ने शोषण किया है, जो कांग्रेस ने शोषण किया है 60 सालों में, जनता उसे सब जानती है। इसलिए जनता अपना भला बुरा जनता जानती है, इसलिए जनता। साक्षी महाराज जी दरअसल आज विपक्ष ये कह रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा अपने आप को विवश पा रही थी और यही वजह थी कि राजस्थान में मतदान से पहले मिशेल को लाया गया ताकि यह साबित किया जाए कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, क्योंकि तमाम अस्त्र शस्त्र जो है वो कांग्रेस के सामने राजस्थान में फलित होते नहीं दिख रहे थे। तो इसलिए कुछ भी करो, यौन प्रकरण किसी भी तरीके से सरकार बनाई जाए, इसीलिए मिशेल को भी उठा लाए। क्या आपको इस बात में दम लगता है? अजय जी, हमें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है
और जितनी भी घोटाला हुए सारे के सारे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। मिशेल को तो हम आज आके लाए, हमारी तो प्रतिबद्धता है, मोदी जी की प्रतिबद्धता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस किसी ने भ्रष्टाचार किया उसको पकड़ के कार्रवाई करना, जनता का पैसा वसूल करना, ये तो मोदी जी पहले से संकल्प है जी। एक चीज और बता दीजिए, आपने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचारी सिद्ध करें, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है ही। अच्छा, हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने रखा गया, राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे राफेल के बारे में, लेकिन मिशेल को सामने रख दिया गया। तो ये बताइए कि राफेल कितना बड़ा घोटाला है और वीवीआईपी कितना बड़ा घोटाला है? वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, भाई उसका तो एक बिचौलिया सामने भी है। अजय भाई, एक बड़ा पुराना शेर था निदा फाजली का, ईशा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने किसके नाम से मिले ज्यादा भीख। तो आज की डेट में ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र इन लोगों ने सीख लिए। साक्षी जी महाराज जी हैं, अपना ये भी मायावी अपना काम कर रहे हैं, अपने आश्रमों के जरिए पता नहीं धार्मिक कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये कुछ भी कर लें, जनता नहीं बदलने वाली। जनता अपने रोजगार की बात कर रही है, किसान अपनी फसल की बात कर रहा है, और नौजवान और मजदूर जो है मनरेगा की बात कर रहा है। एक मिनट, अब पिनाज आपने पहले भी मुझे टोक करके बीच में मेरी बात खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप मतलब ये इतना तो बेईमानी मत कीजिए। 2019 के बाद हम लोग भी आएंगे, चिंता नहीं कीजिए। नहीं, गवाही नहीं, आपका स्वागत है। स्वागत है। बातें हैं, फिर हम दूसरी तरफ से सब सुन लेंगे जो इन लोगों ने कहा। जी, अब नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी बातें हैं, मैंने कहा अगस्ता वेस्टलैंड, आप बताइए जब आदमी 1600 करोड़ रुपए देकर के 2900 करोड़ रुपए भारत की सरकार वापस ले रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह वापस ले रहे हैं, और दूसरी तरफ 30,000 करोड़ भारत सरकार के अनिल अंबानी की जेब में डाल दे रहे हैं, तो घोटाला कौन सा हुआ, इस चीज को देखना पड़ेगा। रही बात मिशेल है, आप आया है सामने, कानून के सम्मुख प्रस्तुत है, आप उसको कर लीजिए। आपने लाए थे, वो भी टाइम फिस हो गया। सुरेंद्र जी, अगर वाकई में मुद्दे इतने प्रखर थे और घोटाले इतने मजबूत थे और वसुंधरा और मोदी जी से नाराजगी इतनी ज्यादा थी, तो फिर जो एग्जिट पोल कह रहा है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप थंपिंग मेजोरिटी से आ रहे हैं, और 2900 करोड़ लड़ाई बिल्कुल एक तरफा नहीं आ रही है एग्जिट पोल में। सुरेंद्र जी देखिए, फिर मैं आपसे कहूं, मैंने आपने एग्जिट पोल के बारे में तो मुझसे पूछा ही नहीं। हम तो एक चीज कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में हम एक बड़े बहुमत से आ रहे हैं। चलिए, ये भरोसा आपको है, और ये अपने आप में अगर कांग्रेस को भरोसा है तो सुरेंद्र जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये भरोसा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। जरा थोड़ी और चर्चा हम करना यहाँ चाहेंगे स्टूडियो में। विनोद अग्निहोत्री जी, राजस्थान की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, अगर कांग्रेस यहां पर जो हमारे एग्जिट पोल के आधार पर कहा जा रहा है कि अधिकतम 103 सीटें, शायद इसमें थोड़ा और इजाफा हो सकता है या इसमें घटत भी हो सकती है, क्या इसे वाकई में आप एक बहुत अच्छी जीत कहेंगे अगर नतीजे इसी तरह से आते हैं? नहीं, देखिए अजय, हम और राहुल जी भी यही बात कर रहे थे जी। जो स्विंग आप दिखा रहे हैं कांग्रेस विपक्ष में वोटों का जी, और 4% का अंतर, 39% भाजपा के वोट हैं और 44% आप दिखा रहे हैं, आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है जी, तो 5% का फर्क है। 5%, तो उस हिसाब से सीटें कम से कम 120 होनी चाहिए उस प्रोजेक्शन में। अब कैसे किया एग्जिट पोल ने, ये आंकड़ा अपनी तक बिल्कुल ठीक है। तो ये स्विंग अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के पक्ष में वहां एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो पूरा वातावरण। अब मैं भी घूम के आया हूं और मैंने भी वहां देखा, कम से कम 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की मैंने, कि जो मुद्दे किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के थे, वो वाकई धरातल पर उनकी चर्चा थी और उनको लेकर लोगों में एक असंतोष है। अब वो असंतोष कांग्रेस पार्टी कितना वोट में तब्दील करा पाएगी और कितना सीटों में तब्दील होगा तो 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो आपके एग्जिट पोल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। राहुल देव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले करीब 21 सीटों से ये जी, अगर 103 भी आती है, 104 भी आती है, हाँ, तो 21 सीटों से 104 पहुंचना बिल्कुल तो बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार हम देख रहे थे कि राजस्थान में ऐसा माहौल था जो कि वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ था। इसके बावजूद आप इसे किस तरीके से आंकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को वक्त रहते तब्दील न कर पाई, खास करके तब
जबकि एक ऐसी पार्टी है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को आगे खड़ा कर लेती है और परिस्थितियों को बदल देती है। हमने गुजरात में देखा। अजय, चमत्कारों की भी एक सीमा होती है। चमत्कार सब जगह सब समय नहीं हो सकते जी। 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो आप उसको चाहे तो राजस्थान की जो पारंपरिक इतिहास है उसको देखते हुए मान ले कि वो दूसरे प्रदेशों से ज्यादा परंपरा प्रिय समाज है, तो उनकी परंपरा राजनीतिक चुनाव की क्या रही है 90 के बाद से आप जानते हैं, वो कभी दोबारा हर 5 साल पे नई सरकार। वहाँ बड़ा दिलचस्प, एक मिनट, एक दिलचस्प ये लोगों ने कहा जी, तवे पे रोटी अगर एक ही तरफ डालो तो काली हो जाती है, इसको पलटते रहना चाहिए। क्या बात ये लोग गांव में कहा लोगों ने। राहुल देव जी, बस खाली इसलिए मैं ऐसी कहावतें तो हर प्रदेश में है भारत में, तो इसको केवल राजस्थान पर लागू नहीं कर सकते। कहा लोगों ने, बात कर लेता हूँ जी जी। तो पहली बात तो ये है, तो वहाँ उसका इतिहास नहीं है। दूसरे सब जानते हैं, यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि भाई 2 साल से उनके खिलाफ असंतोष बहुत ज्यादा था। शिवराज सिंह और रमन सिंह की एक अलग स्थिति है कि असंतोष के बावजूद उनसे वो पसंद बने हुए, व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने बहुत पसंद, उनसे नाराजगी नहीं थी। यहाँ पर सरकार से भी असंतोष था और उनके व्यवहार से भी असंतोष था। तीसरी चीज आपका जो ये बता रहा है मतांत सर्वेक्षण, जिसके लिए अभी एग्जिट पोल के लिए नाम मिला हमको, तो उसमें भी जो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जहां सीधी लड़ाई होती है जैसे कि राजस्थान में है, वहां पर तो 1%, 2% के स्विंग से ही बड़ा अंतर पड़ जाता है। आप 5% का स्विंग दिखा रहे हैं, तो उस पे ये इतने आसपास नहीं चल सकते दोनों पार्टियां। बिल्कुल। अगर यानी कि आपके हिसाब से अगर यही स्थिति रहे, अगर वोट शेयर ऐसा है, तो आपके हिसाब से कम कांग्रेस को 120 या उससे ज्यादा सीटें आनी चाहिए। अगर ये स्थिति रहती है तो आइए अब इसके साथ साथ अंतिम बात कहूंगा। इस बार मुझे ये लग रहा है कि इस राजस्थान में निर्दलीयों की संख्या अप्रत्याशित रूप से ज्यादा। बिल्कुल, मैं इस पर अगली चर्चा इस पर करना चाह रहा था। मैं मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे, मैं आ रहा हूं। बस जरा एक आंकड़ा हम आपके सामने और प्रस्तुत कर दें, क्योंकि उसके साथ साथ फिर चर्चा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। पसंद क्या है लोगों की, चेहरा क्या चाहते हैं आज लोग राजस्थान में? हमने अपने एग्जिट पोल समय इसे भी पूछा लोगों से। 21% हमारे रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि वसुंधरा राजे अगर फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। वसुंधरा राजे की अप्रूवल रेटिंग हमारे पास 31% है। अशोक गहलोत को 32% लोग राजस्थान में हमारे एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सचिन पायलट को लेकर 14% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, यह हमारे एग्जिट पोल पर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए तो 16% लोग वहां पर इसे लेकर राजी होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कोई और नेता सामने आए इसके लिए 3% लोग वहां अपनी राय सामने रख रहे हैं। अन्य यानी कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाए इसके लिए भी लोग हैं तैयार, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं 7% जिनको लगता है कि मुख्यमंत्री किसी को बनना ही नहीं चाहिए, या यूं कहें कि उनकी कोई अपनी राय नहीं है। और मलेश जी, चेहरे के तौर पर देखा जाए तो अशोक गहलोत आज सबसे एक्सेप्टेबल, हमारी इस एग्जिट पोल के आधार पर जो लोगों ने जवाब दिया, सबसे एक्सेप्टेबल फेस कांग्रेस का दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा लोकप्रियता भी है। अशोक गहलोत ने जो काम किया था 2013 तक, उसे लेकर ऐसा लगता नहीं था, जब हम भी उस समय 2013 में घूम कर आए थे राजस्थान, उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान में कांग्रेस हार सकती है, लेकिन हारी नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार अशोक गहलोत की जो बढ़त दिख रही है, ये उनके पहले की कार्यशैली है, कार्यक्षमता है, या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है एक राजनेता के तौर पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में अशोक गहलोत एक पॉपुलर लीडर रहे हैं हमेशा से। वो हारे हैं तो भी, वो जीते हैं तो भी, उनको कोई गालियां नहीं देता, उनके खिलाफ जो है आक्रोश लोग नहीं जाहिर करते। जिस बार वो हार गए थे उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि भाई काम तो बहुत किया है, लेकिन देखो बदलना था इसलिए हमने बदल दिया। तो जो बात हो रही है कि रोटी जल जाएगी, राजस्थान में एक ट्रेंड है, एक मानसिकता है, इसको मानना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये ट्रेंड उतना नहीं दिखता, क्योंकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मैंने जो महसूस किया है, भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसने जिस तरह की हिंदुत्व की राजनीति को स्टैब्लिश किया है ग्रास रूट लेवल पर, शायद राजस्थान में उस तरह का नहीं हुआ। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जैसा नेता बीजेपी ने पैदा किया, जो ज्यादा लिबरल फेस था, ज्यादा जो एक्सेप्टेबल था दूसरों के लिए, यूं कह सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रतीक था। उसी तरह से आज वसुंधरा राजे भी हैं। वसुंधरा राजे को आप ये नहीं कह सकते कि हार्डकोर आरएसएस से तो उनका रिश्ता ही नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में 5 साल के बाद सरकार बदलने की जो मानसिकता है वो डोमिनेंट इस बार रही है। दूसरी बात कि चूंकि मैं राजस्थान गया था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में एंटी सेंटर भी भावना बहुत जबरदस्त है। तो ये मानना
कि मोदी जी बड़े लोकप्रिय राजस्थान में हैं, ये मैं नहीं मानता। कम से कम बेरोजगारी जिस तरह की है, किसानों में जो आक्रोश है, कुछ एक पॉकेट्स ऐसी राजस्थान में हैं जहां इस बार लेफ्ट के उम्मीदवार, खासकर सीपीआईएम जैसी पार्टी के उम्मीदवार काफी स्ट्रांग हैं, और कोई आश्चर्य नहीं कि जो आप बता रहे हैं निर्दलीय, उसमें वो भी शामिल हो अन्य, और वो चुनाव जीत जाएं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया मोदी जी का, तो हम जरा किस नेता के प्रचार के क्या कुछ मायने लोगों ने निकाले, कितना पसंद किया, उनका कितना असर हुआ, ये आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। नरेंद्र मोदी को 41% लोग जो हैं उनके प्रचार को सबसे ज्यादा असरदायक लोगों ने माना। वसुंधरा राजे 17% लोगों ने उनके प्रचार को असरदायक माना। अमित शाह 9%। और अगर यहां हम बात करें राजस्थान में प्रचार के मामले में, तो राहुल गांधी 15% रहे, यानी वसुंधरा से भी कम उनका प्रचार जो है असरदायक रहा। और अशोक गहलोत महज 2%। तो वैसे तो बहुत पॉपुलर नेता है, लेकिन यहां पर प्रचार के तौर पर उनको सिर्फ 2% माना जाना। जी 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 बिल्कुल। देखिए, अशोक गहलोत की जो राजनीतिक शख्सियत है पूरे देश की राजनीति में, वो अनोखी है। वो नरेंद्र मोदी जी की एंटीथीसिस है इस मामले में कि नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे प्रभावशाली मास ओरेटर है। मास माने जनता के बीच अच्छा बोलने वाले आदमी हैं। भले बुद्धिजीवी उनके भाषणों को न पसंद करें, क्योंकि वो सिकंदर को कहां भेज देते हैं, तक्षशिला को कहां बता देते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता जो है उस पर कोई संदेह नहीं है। जन स्पीच के रूप में, एक उसके रूप में अशोक गहलोत बोलते ही नहीं है ठीक से। कई बार तो उनका उच्चारण भी समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी अपनी उनकी लोकप्रियता, अपनी लोक भाषा में बोलने वाला आदमी, अपने खास अंदाज में बोलने वाला आदमी, टॉक जैसे टेबल टॉकर कोई हो, और तब भी इतना पॉपुलर नेता है। मुझे लगता है एक इसको मानना पड़ेगा कि एक नया फेनोमेना राजस्थान में अशोक गहलोत ने पैदा किया है। रामचंद्र जोशी जी, अगर आज हम बागियों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बड़े पैमाने पर हमने देखा, लेकिन राजस्थान में इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिला, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। बागी कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे इस बार के मतदान में और चुनाव में? देखिए, जो बागी लोग हैं वो तो के 3 प्रदेशों में रहे हैं, लेकिन इस बागी पन से ना तो मध्य प्रदेश ये कांग्रेस से मुक्त रही है, ना बीजेपी मुक्त रही है जी। इससे ये जाहिर है कि निर्णायक पोजीशन में बागी राजस्थान में पहुंचेंगे, इसका मुझे संदेह बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आप ही के आंकड़ों को अगर मैं देखूं तो उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है, यानी ट्रायंगल भी नहीं कहीं भी। या हालांकि ये सच है कि सीकर जैसे और शेखावटी जैसे कुछ इलाकों में सीपीएम और कुछ लेफ्ट लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में खड़े किए हैं और वो वोट काटेंगे और कुछ ज़्यादा जीत सकते हैं। लेकिन बागी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, इसका मुझे संदेह है। लेकिन एक बात मैं मानने को तैयार हूँ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी तीनों के लिए केक वॉक नहीं है, या आपके आंकड़े बता रहे। तो राजस्थान में जैसा कि आपने कहा, शुरू में वाकई बीजेपी बहुत पीछे थी, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी के आने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है और बिल्कुल सीधी कांटे की टक्कर हो गई है। यद्यपि कांग्रेस आगे है बता रहे हैं, लेकिन टक्कर है वहां भी कांग्रेस। बिल्कुल। तो आइए प्रबोधन के आंकड़े भी हम दिखाते हैं विनोद जोशी जी। हम पहले ये आंकड़े दिखा लेते हैं, फिर मैं आपसे इस पर भी सवाल पूछता हूं। आइए सबसे पहले आंकड़े दिखाते हैं कि राजस्थान को लेकर प्रबोधन का सर्वे क्या कहता है और उनका एग्जिट पोल क्या प्रस्तुत कर रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं वोट शेयर जो प्रबोधन के हिसाब से है। प्रबोधन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 44% मतदान प्रतिशत जाता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के खाते में 41% मतदान प्रतिशत और अन्य के खाते में 15% मतदान प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस आंकड़े को सीटों में तब्दील करें तो प्रबोधन के हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 86 सीटें जाएंगी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर बनती दिखाई दे सकती है और अन्य के खाते में 15 सीटें। विनोद जोशी जी, आपका जो एग्जिट पोल है ये अपने आप में तमाम और चैनलों के एग्जिट पोल के आधार पर भी अगर मैं देखूं तो सबसे अलहदा है, अलग है। शायद आप ही एक ऐसे एग्जिट पोल को सामने रख रहे हैं जहां पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस पिछड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी राजस्थान में ही वोट डाल के आया हूं और मैं वहां राजस्थान का ही हूं जी। मेरे दक्षिणी राजस्थान में ही हम पहले 2 जिलों में एक सीट दे रहे थे जी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन हमने देखा कि बीटीपी जो गुजरात
झगड़िया से एक वसावा जी करके आए हुए, जिन्होंने वहां पे एक आदिवासियों के पूरे वोट एक डाइवर्स किए, जिसमें सबसे ज्यादा एक सीट पे 35,000, एक पे 30,000, एक पे 25,000, 20,000। इतना प्रभाव आपको दिख रहा है कि वो कांग्रेस को हरवा सकती है? वहां पर हरवा सकती है बिल्कुल। बीजेपी जो नहीं जीतने वाली 6 सीटें, राजपूतों का गुस्सा भी मैनेज कर सकती है, मतलब इतना प्रभाव। बीजेपी 6 सीटों पे बीटीपी के खातिर जीतने में कामयाब हो रही है। एक आखिरी सवाल साक्षी महाराज जी आपसे हम ले लें, इससे पहले कि हमसे जुदा हो जाए। साक्षी महाराज जी, हम बस इतना समझना चाहते हैं, आज जबकि लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से तैयारी पूरी हो चुकी है, ऐसे में महत्वपूर्ण क्या है आज देश के लिए, विकास या हिंदुत्व और राम मंदिर? विकास तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, उसको लेके मोदी जी की सरकार चलती है, सबका विकास सबका साथ जी। लेकिन उसके साथ 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपने एजेंडे में रखा था, तो 2019 के चुनाव में जाने से पहले राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो, ये बहुत आवश्यक है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरा, चीन से भी ज्यादा जनसंख्या सुरसा की तरह हिंदुस्तान में मुंह बाएं चली जा रही है, तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या, इसको लेकर के भी चुनाव में जाने से पहले सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। तीसरा, कश्मीर की जो स्थिति है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ और एक सवाल पूछ रही हूँ। क्या आपने मिशन 2019 से पहले हिंदुत्व के एजेंडे का भी टेस्ट कर लिया सत्ता के सेमीफाइनल में कि ये मुद्दा चलेगा कि नहीं? क्योंकि अयोध्या में धर्म संसद हो, गौकशी के मामले हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, एक बार फिर से चुनावों से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले उन्हें बहुत मुखर रूप से उठाया गया, तो क्या वो भी आप टेस्ट करके देख रहे हैं कि 2019 के लिए एजेंडा ये होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए 2014, मैडम त्यागी 2014 के एजेंडे में राम मंदिर था जी, और आज सारा हिंदुस्तान राम मंदिर को लेकर के सरगर्मियां तेज कर चुका है। आंदोलन अपने चरम पर है। इलाहाबाद में कुंभ है, दिल्ली में धर्मादेश सम्मेलन हो चुका है, धर्मसभा अयोध्या में हो चुकी है, तो सब चाह रहे हैं, हिंदू भी चाह रहे हैं, मुसलमान भी चाह रहे हैं, मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे किए थे उससे 10 गुने ज्यादा वायदे 4.5 साल बाद याद आया साक्षी महाराज, ये सब संकल्प यात्रा से लेकर धर्मसभा करना, यही करनी पड़ रही है। सवाल है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ा है। साक्षी महाराज जी, धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए।